हेलो मेडिकोज, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। तो आज मैं दो क्वेश्चंस के आंसर लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेरे इस पेशेंट में ये फलाना टीम का डायग्नोसिस है और उसके साथ उसका सेंसेशन ये है, मोडालिटी ये है, लोकेशन ये है और ये कंकॉमिटेंट है, तो आप मुझे उसकी मेडिसिन बताइए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर होम्योपैथी प्रैक्टिस तो करनी है लेकिन हम कौन सी मेथड फॉलो करें। नाउ तो सबसे पहले बात करेंगे पहली मेथड के बारे में। तो पहली मेथड में जो लोग मुझे डायग्नोसिस बता के मेडिसिन का नाम पूछते हैं तो ये हो गई थेराप्यूटिक मेथड। और थेराप्यूटिक मेथड में क्या होता है कि पेशेंट को क्योर नहीं मिलता है, टेम्पररी रिलीफ मिलता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार पेशेंट को रिलीफ ही मिले। आप जो भी मेडिसिन दे रहे हो डिजीज़ के नाम पर से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्क करे। अगर वो सिमिलैरिटी के बेस पे चुनी गई नहीं है तो वो पार्शियल इफेक्ट दिखाएगी और टेम्पररी रिलीफ ही देगी पेशेंट को। कई बार ऐसी मेडिसिन पेशेंट की कंडीशन को, उसके स्टेट को सप्रेस भी कर सकती है। तो ये जो डायग्नोसिस दे के मेडिसिन का नाम जान लेने की जो टेक्निक है और उससे प्रैक्टिस करने की टेक्निक है वो गलत है। वो कब यूज़ होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरा जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये सेंसेशन है, लोकेशन है, मोडालिटी है, ये कंकॉमिटेंट है, अब आप ही बताइए। और जब मैं उनका केस देखता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे उनका केस टेकिंग ही प्रॉपर नहीं लगता। केस टेकिंग बहुत ही कम होता है। दूसरी बात, जब भी आप मुझे या किसी और डॉक्टर को अपना केस दिखाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट मिस करते हैं। उस डॉक्टर ने तो उस पेशेंट को देखा ही नहीं होता। अगर आप मुझे बता रहे हैं तो मैंने तो उस पेशेंट को देखा ही नहीं है। तो हाउ कैन आई जज फ्रॉम वॉट एवर यू हैव टेकन। मैं उस पेशेंट को आपके हिसाब से कैसे जज करूं। तो ये जो चीज़ है वो प्रॉपर होम्योपैथी नहीं है। ये दोनों चीज़, प्रिस्क्राइबिंग ऑन थेराप्यूटिक्स एंड सेकंड के किसी को केस दिखाना और प्रॉपर केस टेकिंग ना करना, अपना ऑब्जर्वेशन उसमें ना डालना, खुद उस पर मेहनत या वर्क ना करना। ओके, नाउ थेराप्यूटिक मेथड आप कब यूज कर सकते हैं, उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है। जब डिजीज ऐसे कैरेक्टर का हो कि जो क्योरेबल ना हो तब आप थेराप्यूटिक मेथड दे सकते हैं। दूसरी जगह जब आप थेराप्यूटिक यूज करेंगे कि जब आपको पेशेंट में कुछ समझ ही नहीं आए कि उसका स्टेट कैसा है, उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है, उसके इंडिविजुअलिस्टिक फीचर्स आपको मालूम ना पड़े, उसके PQRS, पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर एंड स्ट्रेंज सिम्टम्स आपको ना मिले, कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स अगर आपको नहीं मिलते, तब आप थेराप्यूटिक मेथड टेम्पररी उसको रिलीफ करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको ऐसी ही मेडिसिन चुननी है कि जो पेशेंट में सप्रेशन क्रिएट ना करे और उसके डिजीज की कंडीशन को वाइटल ऑर्गन पे ना ले जाए। सो थेराप्यूटिक मेथड जो है ये वही जगह पे यूज होती है। अगर आप उसको एक्सटेंसिवली अपनी प्रैक्टिस में डालना चाहते हो तो फेलियर होगा ही होगा, आप अच्छे होम्योपैथ नहीं बन पाओगे। बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आप सभी जानते होंगे। बहुत सारी मेथड है। अभी हम स्टार्ट अगर करें तो डॉक्टर हानेमन के टाइम से ही हानेमेनियन बोनिंगसन मेथड थी, देन कैंट मेथड, देन बोगर्स मेथड। ओके, नाउ रिसेंट टाइम में ऐसे बहुत सारे होम्योपैथ्स हैं कि जो अपने वे से प्रैक्टिस करते हैं। नाउ what they are doing is कि they find simillimum, they find most similar medicine after proper case taking। तो वो केस टेकिंग करते हैं। हानेमन सर ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसके हिसाब से उसको फॉलो करके वो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स फॉर्म करते हैं और जो भी उनकी मेथड है जो उन्होंने खुद ने बनाई है वो फॉलो करके वो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन तक पहुंचते हैं। कई बार वो रेपर्टरी का यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि कई बार एक रेपर्टरी से काम नहीं चलता तो हमको दूसरी रेपर्टरी यूज़ करनी पड़ती है
ओल्डन रेपर्टरीज जैसे कि थेरापेटिक पॉकेट बुक, कैंट रेपर्टरी, BBCR, कई लोग ये यूज़ करते हैं। कई लोग जो न्यू रेपर्टरीज है कंपैरेटिवली, मर्फीज रेपर्टरी, सिंथेसिस, कंप्लीट, ये सारी रेपर्टरीज यूज़ करते हैं। कई लोग क्लिनिकल रेपर्टरी यूज़ करते हैं जैसे कि बोरिक रेपर्टरी, फाटक रेपर्टरी। और इसके अलावा कई लोगों ने अपनी टेक्निक डाल के रखी है। नाउ अगर आप रेपर्टरी यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप किसी स्पेसिफिक टेक्निक को सीखने जाएंगे तो सबसे पहले जो भी फिजिशियन ने उसको डेवलप की है उसका परसेप्शन क्या है, इंडिविजुअलिटी ग्रास्प करने का, पिक्चर ऑफ डिजीज ग्रास्प करने का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको डिफरेंट मेथड सीखनी है तो आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो नहीं पढ़ते तो आप क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो डॉक्टर हानेमन सर ने कहा है कि आपको फोकस करना है इंडिविजुअल पे, पेशेंट की इंडिविजुअलिटी पे। तो इंडिविजुअलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, आपको वहाँ फोकस करना है। तो पेशेंट के जनरल सिम्टम्स और उसके मेंटल सिम्टम्स, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। नाउ जो भी सिम्टम्स पेशेंट को सबसे ज़्यादा परेशान करता हो और उसके लिए कोई पैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना हो, वैसे सिम्टम पे आपको ध्यान देना है। वो सिम्टम लोकल है यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया पे वर्क करता है या पेशेंट को एज अ होल जनरली अफेक्ट करता है, वो आपको समझना है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि पूरे पेशेंट को समझना है, उसके इंडिविजुअलाइजेशन को, उसके परसेप्शन को समझना है, उसको क्या चीज़ दिक्कत दे रही है एज अ ह्यूमन, एज एन इंडिविजुअल, वो आपको समझना है। और ये आपको हर एक केस में करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट आते हैं और आपके पास कोई 5 मेडिसिन का लिस्ट है जो अस्थमा में इंडिकेट होती है, तो आप उस 5 में से ही पेशेंट को मेडिसिन दें, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 100 पेशेंट आते हैं ब्रोंकियल अस्थमा लेके, तो ऐसा भी हो सकता है कि 100 पेशेंट के लिए डिफरेंट मेडिसिन हो। कई बार ऐसा भी हो कि 100 पेशेंट के लिए डिफरेंट 100 मेडिसिन भी हो सके। सो इट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअलिटी ऑफ पेशेंट। तो जिन जिन स्टॉलवर्ड्स ने, जो अभी राइट नाउ अभी के एरा में जो बड़े बड़े नाम हैं होम्योपैथी में, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो अपनी अपनी मेथड सिखाते हैं, जो उन्होंने मेथड बनाई है, वो मेथड एंड में तो आपको ले जाती है पेशेंट की इंडिविजुअलिटी की तरफ, ऑब्जर्वेशन की तरफ, प्रॉपर परसेप्शन की तरफ, और जो भी डॉक्टर हानेमन सर ने अपने ऑर्गेनन में लिखा है उसके तरफ। तो जो भी आप सीखते हैं वो ऑर्गेनन के बाहर का कुछ भी नहीं होगा। ओके, जो कुछ होगा वो आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जो नेचुरल लॉ दिए हैं उसके खिलाफ तो कुछ नहीं होगा। सो आप कोई भी मेथड सीख ले, लेकिन बात तो एक है कि आपको खुद से पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, केस टेकिंग करना है, प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने हैं रेपर्टराइजेशन के, एनालिसिस इवेल्युएशन करना है, टोटालिटी बनानी है। पेशेंट के हिसाब से आपको रेपर्टरी चूज करनी है और उसके हिसाब से वर्कआउट करके आपको मेडिसिन सिलेक्ट करनी है और उसी के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से ही पोटेंसी और डोज, ये सब आपको चूज करके उसको देना है। तो जब भी आप होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस हो गई। तो आप जो भी करेंगे उसमें आपका ही हाथ होगा। आप अपना केस अगर किसी और को देंगे, वो नहीं समझ पाएगा, प्रॉपरली क्योर नहीं मिलेगा। सो आप कोई भी मेथड सीख ले, लेकिन लास्ट में, एंड में वो जाती है तो इंडिविजुअलिटी सीखने की तरफ। तो इंडिविजुअलिटी सीखने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपना केस टेकिंग इम्प्रूव करना है, ऑब्जर्वेशन आपको बहुत ही अच्छा कर देना है, क्योंकि हानेमन सर ने कहा है कि एक फिजिशियन को साउंड सेंसेस होने चाहिए, उसमें प्रिजुडाइज नहीं होनी चाहिए, अटेंशन इन ऑब्जर्विंग, उन्होंने कहा है अटेंशन इन ऑब्जर्विंग।
ये नहीं कहा है कि अटेंशन इन फाइंडिंग आउट, अटेंशन इन ऑब्जर्विंग ये कहा है, एंड फिडेलिटी इन ट्रेसिंग द सिम्टम, यानी कि पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। तो हर केस में अगर आप इस तरह से बैठेंगे, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आपको एक या दो चीज़ें तो समझ में आएगी ही आएगी। वो एक या दो चीज़ वो आपको बहुत कुछ और सिखाएगी। और अगर आप में वो एंथुजियाज्म है होम्योपैथी सीखने का, पेशेंट को क्योर करने का, और अगर आप प्रॉपरली ऑर्गेनन, मटेरिया मेडिका, रेपर्टरी को फॉलो करेंगे तो आपको ये इंडिविजुअलिटी कैसे गेन करनी है, पिक्चर ऑफ डिजीज कैसे क्रिएट करना है, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज कैसे लेना है, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, ये सीखना है, तो वो ऐसे ही आप सीख पाएंगे। सो आज ये जो भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन का मैं जवाब आपको, आंसर आपको दे रहा हूँ। दिस इज़ द लास्ट आंसर। मैं जानता हूँ कि जो पाथ है हमारा वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे चले हैं और बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं। तो जब आप अपना खुद का पाथ क्रिएट करेंगे तो दैट विल बी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर एन इंडिविजुअल। होप you like my lecture. Please like, share and subscribe my YouTube channel Medic Talks. Thank you very much.